गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के समय पर ही ये उसमें एक प्रोविज़न था कि इसके 10 साल बाद इसकी वर्किंग को देखा जाएगा कि वो इंडिया के कंटेक्स्ट में कितना सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसके लिए एक कमीशन का गठन होगा। तो वो जो कमीशन बनाया गया वो बनाया गया साइमन कमीशन। अब क्योंकि 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, तो आइडियली इसे 1929 में बनाया जाना था, पर 2 साल पहले ही इसको शेड्यूल टाइम से बना दिया गया। अब इसके पीछे क्या मंशा थी वो आप समझ सकते हैं। ब्रिटिशर्स कुछ ना कुछ वर्किंग करते रहते थे अपना दिमाग में कि उनको कैसे अपना और शासन भारत में कंटिन्यू रखना है। तो आपको दिखेगा आगे कि और कैसे इन्होंने आगे गेम अपना खेला था। तो इन्होंने 7 मेंबर्स का कमीशन बनाया, जिसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। इसमें रिपोर्ट करना था कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन GOI एक्ट 1919। सारे मेंबर्स ब्रिटिश थे, इसी वजह से सारी पार्टीज़ ने इसका विरोध किया। कुछ लोगों को छोड़कर, अंबेडकर और पेरियार को छोड़कर बाकी हर पार्टी ने इसका विरोध किया, चाहे कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो। इस साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी, और उसमें इसके जो रिकमेंडेशन थे वो था कि अबोलिशन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस में हमने देखा है कि द्वैध शासन एक तरीके से चल रहा था, डबल रूल चल रहा था। कैसे? क्योंकि 2 तरह के सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड, जो हमने पहले पढ़ लिया है। ट्रांसफर्ड जो होते थे उसे गवर्नर एडमिनिस्टर करता था विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स, और जो रिजर्व्ड होते थे उसे वो अपनी काउंसिल के साथ बिना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के, बिना किसी को जवाब दे हुए वो उसको एडमिनिस्टर करता था। तो ये डबल रूल वाला ख़त्म कर दिया गया। और इसमें क्या मतलब उसने रिकमेंड किया, ख़त्म नहीं कर दिया गया, उसने रिकमेंड किया कि इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। और एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, इसने ये रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए प्रोविंसेस में, मतलब उसकी जवाबदेही होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के प्रति। लेकिन इसने पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एट सेंटर को रिजेक्ट कर दिया कि सेंटर में ऐसा कुछ नहीं होगा। सेंटर में मतलब अपनी मनमानी चलानी है, सेंटर में लेजिस्लेचर या किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होना है, हमें उत्तरदायी सरकार या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर में नहीं चाहिए, बट इट इज़ रिक्वायर्ड एट द स्टेट लेवल। अब आगे क्या हुआ? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। इसने ये रिकमेंड किया कि एक ऐसा फेडरेशन बनाया जाना चाहिए ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स का। ब्रिटिश इंडिया माने वो इंडिया जिस पे ब्रिटिश डायरेक्टली रूल करते थे, प्रिंसली स्टेट्स मतलब वो स्टेट्स जिन्होंने ब्रिटिश की सुप्रीमेसी तो मानी हुई थी बट वो इंडिपेंडेंट थे, उनकी ऑटोनॉमी थी अपने स्टेट के अंदर में। तो उनको एक मिला करके एक फेडरेशन बनाया जाए। और कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, और जो कम्युनल इलेक्टोरेट चल रहा था उसको कंटिन्यू किया जाए। अब इस तरह की और भी कई सारी चीज़ें थी। अब ये जो इसने रिकमेंडेशन दी, इन रिकमेंडेशंस के ऊपर डिस्कशन होना था। अब वो डिस्कशन किसके बीच में होना था? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके बीच में इसके ऊपर डिस्कशन होना था, साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस के ऊपर। कहाँ पर होना था ये डिस्कशन? ब्रिटेन में होना था। राउंड टेबल, इसके लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज कन्वीन की गई थी वहाँ पर। तो और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में जो डिस्कशन हुए थे उन्हीं के बेसिस पे एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रिपेयर किया गया, उसे सबमिट किया गया जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास में। और जो ये रिकमेंडेशन थे, फिर जब जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ने वो रिकमेंडेशंस देखे और उसने फिर उसको आगे इनकॉर्पोरेट किया विद सर्टेन चेंजेस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। यानी ये जो साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस थे, इन रिकमेंडेशंस के बेसिस पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में रिप्रेजेंटेटिव्स थे ब्रिटिश इंडिया के, प्रिंसली स्टेट्स के और ब्रिटिश गवर्नमेंट के। फिर उनके डिस्कशन के ऊपर वाइट पेपर बना। वाइट पेपर को जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट की। फिर उसने जो इसके रिकमेंडेशंस थे उन्हीं को इनकॉर्पोरेट कर लिया और थोड़े बहुत चेंजेस करके उसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना दिया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड क्या था? असल में ये भारत की जनता को कई टुकड़ों में बांटने का जो अंग्रेज़ों का षड्यंत्र चल रहा था उसी का एक पार्ट था। हमने पहले भी देखा है जो कम्युनल इलेक्टोरेट था ये भी भारत की जनता को कई खंडों में डिवाइड करने की एक साजिश थी। उसी तरह से कम्युनल अवार्ड था। 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था रैमसे मैकडोनाल्ड। उसने अनाउंस किया कि एक स्कीम अनाउंस की रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए। इसी को हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं। इस कम्युनल अवार्ड के थ्रू क्या किया उन्होंने? सेपरेट इलेक्टोरेट जो पहले से चल रहा था, मुस्लिम्स का, सिख्स का, इंडियन क्रिश्चियंस का, यूरोपियंस का, एंग्लो इंडियंस का, उसको तो कंटिन्यू ही किया बट इसको एक्सटेंड कर दिया। कहाँ तक? डिप्रेस्ड क्लासेस तक। यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू द डिप्रेस्ड क्लासेस वाज ऑल्सो इंक्लूडेड। अब डिप्रेस्ड क्लासेस माने शेड्यूल्ड क्लासेस। गांधी जी इस बात से बहुत डिस्टर्ब हो गए कि भाई अब तो ये हिंदू रिलीजन को भी और टुकड़ों में तोड़ना चाह रहे हैं, मतलब भारत की जनता को बिल्कुल खंड खंड करना चाह रहे हैं।
तो दे वर ट्राइंग टू डिवाइड all the Indian citizens into different caste and different factions by giving them different benefits or just trying to attract them towards British government. तो उसमें हुआ क्या कि गांधी जी तो ये चाल समझ रहे थे, तो गांधी जी ही वॉज डिस्ट्रेस्ड और उस समय यरवड़ा जेल पूना में बंद थे। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फास्ट अंटिल डेथ का वहाँ पे अनाउंस कर दिया। और इसके बाद में क्या हुआ फिर कि फाइनली पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट हुआ कांग्रेस के लीडर्स के बीच में और डिप्रेस्ड क्लासेस के लीडर्स के बीच में, यानी शेड्यूल्ड क्लासेस के लीडर्स के बीच में। पूना पैक्ट में ये हुआ कि हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट को रिटेन कर लिया गया और ये अश्योर किया गया कि रिजर्व सीट्स डिप्रेस्ड क्लासेस को दी जाएंगी। हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट का मतलब ये है कि शेड्यूल्ड क्लास का अलग से इलेक्टोरेट देने का मतलब ये होता कि कहीं पर भी अगर कोई शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी खड़ा है इलेक्शन में तो उसको शेड्यूल्ड कास्ट ही वोट करेंगे, बाकी की पब्लिक वोट नहीं करेगी। अभी क्या होता है रिजर्व सीट्स में कि जहाँ अगर रिजर्व्ड कैंडिडेट भी खड़ा होता है बट उसे वोटिंग सभी लोग करते हैं, तो इसमें क्या होता है बाकी सारी जनता का महत्व होता है। अदरवाइज़ क्या होता, बाकी सारी जनता इग्नोर हो जाती। वो कैंडिडेट क्या करता, सिर्फ शेड्यूल्ड क्लास के लिए काम करता क्योंकि उसे शेड्यूल्ड क्लास के ही वोट लेने होते हैं। अभी क्या है कि रिजर्व सीट से भी खड़ा होगा बट उसे वोट सबके ही चाहिए, तो इसीलिए उसे सबके लिए काम करना पड़ेगा। तो ये अंग्रेज़ों की बहुत गहरी चाल थी और उसमें वो आज भी हम देखते हैं कि जो हमारे बीच में वो डिवीज़न क्रिएट करके गए हैं वो आज भी चल रहा है। तो इसलिए ये प्रिपरेशन के अलावा ये सारी चीज़ें हमें एज अ सिटीज़न होने की वजह से भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये सारे डिस्कशन के बाद में आएगा हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।